सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम। दूसरी खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी नई सरकार कितनी असरदार। तीसरी खबर हम आपको समझाएंगे सम्राट की शपथ से क्यों गरमाई है सियासत, क्योंकि बिहार में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। और चौथी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संग्राम क्यों। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात, बिहार को बुधवार को नया मुख्यमंत्री मिल गया। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम भी बना। करीब 2 दशक बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है और अब से शुरू हो गया है सम्राट युग। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। पटना के लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया। सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। महज 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ ही पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज से बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम बनने के मायने को अब आप समझिए। बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया है। बीजेपी को पहली बार मुख्यमंत्री का पद मिला है। आरएसएस या बीजेपी से सीधा जुड़ाव ना होने के बावजूद सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी में अपनी मजबूत जड़ें जमाकर कई दिग्गजों को पीछे सम्राट चौधरी ने छोड़ दिया है। बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम बनने को भी अब आप समझिए। सम्राट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद की है। लालू परिवार पर सीधा हमला कर केंद्रीय नेतृत्व की नजर में आए। 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2025 के चुनाव में शानदार जीत के बाद एनडीए सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। महज 4 साल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। सम्राट चौधरी के अब सियासी सफर को भी जान लीजिए। 1999 में परबत्ता सीट से आरजेडी के विधायक बने थे। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में जेडीयू में शामिल हुए, वहां भी मंत्री बने। फिर 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए।
मार्च 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने। ओबीसी चेहरा, कुशल रणनीतिकार की छवि बनाई। बिहार बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री बने हैं 24वें बिहार के और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी बने हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। जैसी व्यवस्था पिछली सरकार में थी, फर्क बस इतना है कि मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का है और ये दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के हैं। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव एनडीए सरकार को मजबूती देंगे। पदभार संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि सरकार मोदी नीतीश के मॉडल पर ही काम करेगी। इसके साथ ही पहली बैठक में ही सीएम सम्राट ने अधिकारियों को भी बेहद सख्ती से काम करने का आदेश दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला बयान दिया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार के विकास को नए सीएम किस रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चलेगी और नीतीश जी की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। पदभार ग्रहण करते ही सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए। अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और बेहद सख्त संदेश दिया कि दोगुनी गति से विकास कार्य करें, जन समस्याओं का तुरंत समाधान करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, काम लटकाने पर सख्ती की जाएगी, अनुशासन के साथ ही संवेदनशील होकर काम करने की हिदायत भी दी गई। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नई सरकार बन चुकी है और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पहला बयान भी उनका सामने आ चुका है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। समझिए कि नई सरकार जो बिहार में बनी है वो कितनी असरदार होने वाली है। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली है। नीतीश युग का अंत हो चुका है और अब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए सरकार में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है और विकास कार्यों पर जोर का संकेत भी है। नीतीश कुमार ने सुशासन, विकास की लंबी लकीर खींच दी है। अब नए सीएम सम्राट चौधरी के कामों की तुलना सीधे नीतीश कुमार के कामों से होगी। अब आप समझिए नई सरकार कितनी असरदार है। पूर्व सीएम नीतीश के कामकाज से तुलना सम्राट चौधरी की होगी। बेहतर शासन, विकास, नई नीति और क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की चुनौती होगी। गुड गवर्नेंस की छाप छोड़ने की बड़ी चुनौती भी सम्राट चौधरी के सामने होगी। नीतीश कुमार के साथ निश्चय से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी के कंधों पर होगी। योग्य अधिकारियों को अहम टास्क से जोड़ना होगा। भ्रष्ट अफसरशाही पर लगाम कसने की चुनौती होगी। पुलिस तंत्र को और सख्त करने, योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती भी होगी। शराबबंदी जैसी बड़ी योजनाओं को और सख्ती से लागू करने का भी एक बड़ा टास्क अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर होगा। सम्राट चौधरी के बिहार की कमान संभालते ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने सम्राट को शुभकामनाएं देते हुए सिलेक्टेड सीएम वाला तंज कस दिया। अब तेजस्वी यादव के सिलेक्टेड सीएम वाले वार पर भी सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष माना है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के 5-6 लाख के
सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाल ली है। सम्राट के सीएम पद संभालने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी ने सम्राट को सीएम बनने पर बधाई देते हुए ऐसा तंज कसा जिस पर सियासत ही गर्मा गई। तेजस्वी ने सम्राट को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा, सम्राट चौधरी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई। सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नए सेलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की उन्नति, सुख समृद्धि, शांति के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, पहले वो अपने परिवार का इतिहास देखें। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के जरिए मुख्यमंत्री का चयन किया गया था, तो दिलीप जायसवाल ने इसे तेजस्वी का अनर्गल प्रलाप बताया। जीतन राम मांझी भी सम्राट की शिक्षा पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर बरसे। एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर जो है शांत हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा 9वीं फेल करने वाले और दल को अपने मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये सब अब बोले ना कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो यही सब बात करेंगे। 7वीं पास पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है, कोई कह देगा वही मान लीजिएगा। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। सम्राट के सीएम बनने के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार ने बिहार में गवर्नेंस की लंबी लकीर खींची है। सम्राट पर नीतीश के काम को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती है। इस बीच तेजस्वी ने सम्राट पर सेलेक्टेड सीएम वाला वार कर बिहार की सियासत सुलगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, सम्राट की शपथ से गरमाई सियासत को अब आप समझिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को तंज भरे शब्दों में बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करके नीतीश को गद्दी से उतारने की प्रतिज्ञा पूरी करने की बात लिखी। तेजस्वी यादव ने सम्राट को सिलेक्टेड सीएम जैसे शब्द से भी संबोधित किया। अब तेजस्वी यादव के इसी पोस्ट पर एनडीए के नेता बेहद नाराज हो गए। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को अपने परिवार का इतिहास देखने की नसीहत दी। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के जरिए सीएम का चयन किया गया था, इसकी याद चिराग पासवान ने दिलाई। तो दिलीप जायसवाल ने इसे तेजस्वी यादव का अनर्गल प्रलाप बताया। वहीं जीतन राम मांझी भी सम्राट की शिक्षा पर सवाल उठाने पर तेजस्वी पर बरसे। सिलेक्टेड सीएम वाले तेजस्वी के तंज को आप समझिए। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में सम्राट चौधरी की नियुक्ति पर तंज कसा। सम्राट को इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बताया है, जिस पर सियासत गर्म है। नीतीश कुमार के हटने पर एनडीए नेताओं ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुना। सम्राट को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया। अब तेजस्वी यादव के पोस्ट पर चिराग पासवान लालू प्रसाद के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। जब चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद जेल गए, तब राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया था। लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता पर भरोसा ना जताकर पत्नी को सीएम बनाया। चिराग यही याद दिला रहे हैं कि तब की आरजेडी की सरकार में क्या हुआ था। सम्राट चौधरी पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, जिस पर तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर एनडीए के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं और एक एक करके पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा पल दर्ज हुआ जिसने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला, बल्कि एक परिवार के सपनों को हकीकत में बदल दिया। जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक बेटे की मेहनत और एक पिता के गर्व का सबसे बड़ा क्षण था, जहां सत्ता की खुशी से ज्यादा रिश्तों की चमक दिखाई दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राज्य की सत्ता, परिवार का साथ। मैं सम्राट चौधरी
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पिता का गर्व बेटे का नारा रहा था। कहते हैं सफलता की सीढ़ियों पर इंसान अकेला ही चढ़ता है, पर पीछे मुड़कर देखें तो पूरा परिवार एक दीवार बनकर खड़ा होता है। आज सम्राट बिहार के चौधरी जरूर हुए, लेकिन उनका परिवार, पत्नी ममता कुमारी की अटूट हिम्मत, बेटा प्रणय, बेटी चारुप्रिया का मासूम गर्व और पिता शकुनी चौधरी का आशीर्वाद आज इस एक तस्वीर में बिहार का भविष्य भी है और एक परिवार की खुशियों का आसमान भी। हमें ये तो सभी बिहारवासियों को शुभकामनाएं। शपथ के उन पवित्र शब्दों के बीच जब सम्राट चौधरी ने संविधान की रक्षा का वादा किया तो उनके पीछे खड़ा वो परिवार जो हर संघर्ष में साथ रहा। पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक जिन्होंने राजनीति की आंधियों को झेला, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। किसी भी बाप के लिए ये पल किसी अभिमान से कम नहीं होता। जब बेटा उस मुकाम पर पहुंचे तो वो संतोष, वो खुशी जो शब्दों से परे है। जो बाप नहीं कर पाता है किसी कारण से, उसको अगर बेटा कर दे तो ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। और जिस तरह उन्होंने जनता का दिल जीता, जिस तरह नेताओं का दिल जीता, ये कम इतिहास है क्या? ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक परिवार का सपना साकार होने का पल था। सम्राट चौधरी के लिए ये जिम्मेदारी अब सिर्फ बिहार की सेवा नहीं, बल्कि उन आंखों का भी है जो आज उन्हें गर्व से देख रही है। कुर्सी और पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पिता के चेहरे पर ये मुस्कान और परिवार का ये साथ ही असली संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के फैमिली के बारे में अब आपको बताते हैं। पिता शकुनी चौधरी राजनीति के दिग्गज चेहरों में शुमार हैं। तारापुर से 7 बार एमएलए, खगड़िया से एमपी रहे। शकुनी चौधरी ने भी कई पार्टियां बदली, समता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और हम में भी रहे। मां पार्वती देवी भी तारापुर से एमएलए रही हैं। सम्राट चौधरी की शादी 2007 में ममता कुमारी से हुई। सम्राट ममता की 2 संतानें हैं। एक बेटा है जिनका नाम प्रणय चौधरी है, एक बेटी है जिनका नाम चारुप्रिया है। 3 भाइयों में सम्राट दूसरे नंबर पर हैं। माता पिता की विरासत को आगे सम्राट बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि आज जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उनके पिता के आंखों में आंसू भी थे। बढ़ेंगे अगर बात अगली खबर की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कल यानी गुरुवार का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही विवादों की एक नई इबारत भी लिखी जा रही है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जहां सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस बिल के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन पेच यहां नहीं, बल्कि लोकसभा की सीटों के विस्तार और परिसीमन पर फंसा हुआ है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। नारी को अधिकार, संसद में तकरार। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। आरक्षण की आस, सीटों पर अविश्वास। Oppose this bill, but I want to tell you we are not against the reservation. It is politically motivated. शक्ति का मान, परिसीमन पर संग्राम, बहनों को सम्मान, विपक्ष का घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव लाने की तैयारी में है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। सरकार का तर्क है कि बढ़ती जनसंख्या और प्रतिनिधित्व को देखते हुए ये विस्तार जरूरी है। इसमें से सीधे तौर पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो देश की आधी आबादी को सदन में मजबूत आवाज देंगी। लेकिन विपक्ष को सरकार के इस कदम पर शंका है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन की प्रक्रिया में राजनीतिक चालाकी की गई है। खड़गे का कहना है ये कदम आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीति से प्रेरित है। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस बिल के मौजूदा स्वरूप का
विरोध करने का निर्णय लिया है, तो सवाल है कि परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे देश के लिए जरूरी मुद्दों पर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है या विपक्ष का डर सही है? परिसीमन के बहाने राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस मामले पर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। अब आप समझिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संग्राम क्यों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संवैधानिक संशोधन होगा। ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके लागू होने में देरी परिसीमन से जुड़ाव को लेकर विवाद है। ओबीसी आरक्षण का अभाव और कोटा के भीतर कोटा की कमी को लेकर विवाद है। आलोचकों का मानना है कि ये 2029 से पहले लागू नहीं होगा, इससे तत्कालिक लाभ नहीं मिलेगा। विपक्षी दल इसे तुष्टीकरण और राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। कांग्रेस, सपा, राजद जैसे विपक्षी दलों ने कानून की आलोचना की है। आरोप है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग कोटा नहीं है, जिससे हाशिए पर पड़ी महिलाओं की भागीदारी कम हो सकती है। परिसीमन में सीटों का विवाद क्या है, इसे भी आप समझिए। तो परिसीमन में सीटों का मुख्य विवाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच असंतुलन है। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और आशंका है कि अधिक आबादी वाले हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों को सीटें बढ़ेंगी। जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहने वाले दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रभाव कम हो जाएगा। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। विपक्ष को आशंका है कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसी को लेकर के विवाद जो है वो गहराया हुआ है। हालांकि